नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। साथियों, महाराष्ट्र के ठाणे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने थाने में ही गोली चला दी। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने जब गौ हत्या की साजिश रचने के आरोप में कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब हिरासत में लिया तो विश्व हिंदू परिषद के नेता ने पूरे प्रशासन को ही उड़ा देने की धमकी दे दी है। मुरादाबाद के भीतर किसी की एक महिला की गाय चुरा करके उसकी हत्या के आरोपी कई लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसके भीतर बजरंग दल का जिला कार्यकर्ता भी शामिल होता है। इस वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं कितना तेज हंगामा वहां पे हो रहा है। और वहीं पे मुरादाबाद के भीतर विश्व हिंदू परिषद के नेता पूरे थाने को सस्पेंड कर जेल भेजने की बात करते हैं, पूरे प्रशासन को उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं। आज पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ वहां करने लगे। ये लोग प्रशासन को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन वहां पर रैली जैसी स्थिति हो गई। ऐसा राम राज्य आएगा देश में, ऐसा कोई नहीं सोचा होगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर मुरादाबाद पुलिस ने बड़ी चुनौती मोल ले लिया है। क्या मोनू बिश्नोई को पुलिस दबाव में छोड़ दिया जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ अपने पुलिस के इकबाल का बचाव करेंगे? आखिरकार कोई प्रशासन को उड़ाने की धमकी कैसे दे सकता है? जी हाँ, देखिए जरा एक बार। केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मेरा कार्यकर्ता दोषी है तो उसको जेल में डाल दो, और यदि अगर दोषी नहीं है तो पुलिस प्रशासन को जेल में डाल दो। जिन्होंने घोर अपराध करा है, एक गौ भक्त के ऊपर हत्या, उसको गौ हत्या का केस लगा के जेल में जाना कोई मानवता की बात नहीं है। अरे स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी हिंदू गौ हत्या नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। अरे उसको तो फंसाने के लिए उन्होंने सोचा कि एक को, अरे एक नहीं 5 लाख बजरंग दल के जीते तुम्हारे प्रशासन को उड़ा कर रख देंगे। करीब में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को मजबूत कीजिए, क्योंकि इस सब करने में कुछ भी खर्च नहीं लगता है। और हो सकता है तो इस QR कोड को स्कैन कर आर्थिक रूप से चैनल को मजबूत करने का प्रयास करें। बहरहाल सस्पेंड होना चाहिए और उसके बाद गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। पूरे थाने को कहता हूँ, जिस थाने ने ऐसा गौ भक्तों पर अपराध करा है वो जेल जाना चाहिए, तत्काल निलंबित होना चाहिए। ये होती है ताकत। अगर कोई विरोधी दल का एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर इस प्रकार की भाषा अगर बोल रहा होता तो उसके घर बुलडोजर अब तक चल गया होता उत्तर प्रदेश में। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का दुस्साहस या फिर कहे क्रोध आप बखूबी वीडियो में देख लिए। यूपी के भीतर किसी को बुलडोजर नजर नहीं आता है। क्या इनको कोई योगी के पुलिस पे इनको भरोसा नहीं होता है, या इनको इस बात का ज्यादा उम्मीद है कि साथ हर कीमत पे योगी का ही मिलेगा? जिस प्रकार से राजकमल गुप्ता ने धमकी दी है प्रशासन को, उसको सुनकर के तो यही साबित होता है कि एक समुदाय के संगठन और उसके नेताओं का हौसला बुलंद हो गया है। वह खुद को पुलिस और पुलिस प्रशासन से ऊपर समझने लगे, कानून से ऊपर समझने लगे। जहां पर राजकमल गुप्ता भाषण दे रहे थे, उससे थोड़ी ही दूर पे SP, DM और कमिश्नर का कार्यालय है। जी हाँ, इसी के बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहाँ की थाने जिले की घटना पर बात बहुत जरूरी है करना। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने थाने के भीतर बैठे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी है, वो अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है। CCTV फुटेज का वीडियो सामने आया है, कई और लोगों ने इस वीडियो को ट्विटर के ऊपर भी डाला है। उस सारे वीडियो की पुष्टि तो नहीं हम कर रहे, दावा तो नहीं कर रहे, ना ही पूरा वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन कुछ मिनटों में ही पता चलता है कि वहां पर क्या परिस्थिति थी। लेकिन उसके भीतर साफ साफ दिखता है कि 3-4 लोग थाने के भीतर कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। विधायक गणपत गायकवाड़ भीतर पहुंचते हैं और गोलियां वहां पे चलाने लगते हैं। उसके बाद जो है हाथ से भी मारते हैं। उसके बाद एक चैनल के ऊपर फोन के इंटरव्यू में कहते हैं कि आत्मरक्षा में उन्होंने गोलियां चलाई, क्योंकि भीड़ ने उनके बेटे के साथ धक्का मुक्की कर दी थी। लेकिन ये घटना थाने के भीतर हुई। अब अधिकारी के कमरे में जहां पर विधायक गोली चला रहे हैं, वहां पे भीड़ जैसी स्थिति नजर ही नहीं आ रही है। फोटो में जैसे गोलियां दागी गई जिसके ऊपर, वो शांति से सर नीचे झुकाए कुर्सी पे बैठे हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से दुस्साहस आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। सत्ता के अहंकार इतना कि गणपत गायकवाड़ बंदूक निकाल करके गोलियां चला देते हैं थाने के भीतर। उत्तर प्रदेश के भीतर बजरंग दल अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतर आया। विश्व हिंदू परिषद भी कहता है कि पूरे थाने को जेल भेज दिया जाए, पूरे पुलिस प्रशासन को सस्पेंड किया जाए। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थाने में गोलियां चला रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रशासन को उड़ा देने की धमकी दे देते हैं। क्या ऐसा लगता है
कि देश में राम राज्य ऐसा ही आता है। इन दोनों घटनाओं के माध्यम से अगर आप देखेंगे, इसके मद्देनजर अगर राष्ट्रवाद राम राज्य के बैनर तले कैसे कैसे लोग उभर के सामने आ रहे हैं। गणपत गायकवाड़ का आरोप होता है कि उनकी जमीन पर एकनाथ शिंदे के पार्टी के लोग कब्जा करना चाहते थे। दोनों के बीच में जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है। महेश गायकवाड़ शिवसेना शिंदे गुट का नगर प्रमुख होते हैं। ये झगड़ा यहां तक कैसे आ गया? गणपत गायकवाड़ ने गोलियां कैसे थाने में चला दी? इस आप बखूबी इस एक फोटो के माध्यम से देखिए। गणपत गायकवाड़ 3 बार से विधायक है, कल्याण ईस्ट से 2 बार निर्दलीय जीते थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। इनके की इस खूबी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में लिया। किस खूबी को देखते हुए? ये तो बीजेपी जाने। लेकिन गणपत गायकवाड़ जैसे थाने में गोली चलाई, हिल लाइन के पुलिस स्टेशन में अपने ही रिश्तेदार और शिवसेना गुट के नगर प्रमुख को गोलियां मारी है। खबर होता है कि महेश गायकवाड़ को 4 गोली लगी है, उसकी हालत काफी गंभीर है। उसके साथ राहुल पाटिल को 1 गोलियां लगी है। घटना के बाद पुलिस थाने से ही एक फोन से इंटरव्यू दी हुई एक बीजेपी के विधायक जो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें गणपत गायकवाड़ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाता है। प्रधानमंत्री जी से कहा कि उनसे इस्तीफा हो ले। गणपत गायकवाड़ ने यहां तक कहा कि मेरे बेटे के साथ धक्का मुक्की की गई थाने में, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो मेरे जीने का क्या फायदा होता। मैंने आत्मरक्षा में गोलियां चला दी और मुझे इसका अफसोस भी नहीं। अब महेश गायकवाड़ भी पार्षद रह चुके हैं, लेकिन जमीन को लेकर के कोई विवाद अगर हुआ भी है तो दोनों थाने पहुंचे थे। गणपत ने वहीं पर पुलिस इंस्पेक्टर के कैबिन में गोलियां चला दी। ऐसा डीसीपी सुधाकर पठारे ने भी इस बात को जिक्र किया है कि गणपत ने गोली चलाई है और मारी है और वो गिरफ्तार है। महेश गायकवाड़ एकनाथ शिंदे के करीबी बताए जाते हैं, इस समय गंभीर स्थिति में है। कहीं रिपोर्ट छपती है कि उनको 6 गोली लगी है, कहीं पे छपती है कि 3-4 गोलियां उसको लगी है। हम तो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। एक और व्यक्ति के घायल होने की खबर होती है, लेकिन घटना के बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें कथित तौर पर गणपत गायकवाड़ को कहते हुए सुना जा सकता है। वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के सरकार में अपराधियों का राज है, गुंडा राज हो गया है, मुख्यमंत्री ने उनको भी अपराधी ही बना दिया। पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था। इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान दोनों में चर्चा चल रही थी। उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें 2 लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात। अब पुलिस थाने के भीतर और कैंपस में भारतीय जनता पार्टी को विधायक सुरक्षित नहीं लगा। उनको अपने ही सरकार के पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है और वो थाने के भीतर गोली चलाते हैं क्योंकि बेटे के साथ कथित तौर पे धक्का मुक्की हुई। गणपत गायकवाड़ की सफाई पे अगर भरोसा किया भी जाए तो गोली चलाने का लाइसेंस उनको कोई नहीं देता, वो भी पुलिस स्टेशन के भीतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामराज और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनकी पार्टी के 3 बार के विधायक रहे, अपने सहयोगी राजनीतिक दल के नगर प्रमुख को गोलियां मार देते हैं थाने के भीतर। उनका यह राष्ट्रवादी दुस्साहस जिज्ञासा पैदा करता है कि विधायक गणपत गायकवाड़ की शक्ति का स्रोत कहां पर है, इनकी संपत्ति का साम्राज्य जो है और कारोबार कहां तक फैला है, इनके पास क्या कुछ है, इस बात की कोई जानकारी नहीं। पत्रकार वहां तक हाथ अपना नहीं डालेगा, नहीं तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे। पत्रकार का गुस्सा उसके पत्रकारिता हेमंत सोरेन के आदिवासी होने तक ही सीमित होता है। उसको हेमंत सोरेन के कार बंगले का पता होता है, वो जंगल में रहते थे वो पता होता है, जोर जोर से चिल्लाता चिल्लाता है। लेकिन गणपत गायकवाड़ कौन है इसके बारे में कुछ नहीं कहता। इसी प्रकार की घटना बिहार और झारखंड के भीतर भी अगर हो गई होती ना और सरकार तेजस्वी और हेमंत सोरेन की होती तो पत्रकार उसको जंगल राज बना देता, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगता, सवाल करता। लेकिन थाने की घटना के बारे में सामान्य घटना के रूप में इसको निपटाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी को अगर नहीं लगाया तो एक दिन अपनों के अपराध से वो बैठ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर लूट के माल के बंटवारे को लेकर के गैंग वार कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद स्वर्णिम दौर में है इस समय। धर्म राष्ट्रवाद के हिंदुत्व के नाम पर इसी तरह से समानांतर सत्ता अगर खड़ी होती चली गई तो पुलिस प्रशासन के लिए एक दिन काम करना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की ये खबर पे आप फिर जिक्र कर लेते हैं, इसी संदर्भ में होती है और 1 फरवरी के दिन का होता है।
अमर उजाला लिखता है कि गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर डकैती का जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा पुलिस प्रशासन ने अपनी ओर से नहीं बल्कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया था। इनके ऊपर गुरुद्वारा पे कब्जा करने, मारपीट और लूट जैसे आरोप हैं। इस मामले के भीतर पुलिस प्रशासन के 2 अधिकारियों को जिला बदर कर दिया गया, जिले से बाहर निकाल दिया गया है। अपहृत गुरबचन कौर ने कहा है कि मनकापुर के मोहल्ला भगत सिंह नगर के भीतर उनका मकान व गुरुद्वारा है। 13 सितंबर 2023 को सांसद के समर्थकों के साथ मिलकर के सुधीर सिंह और अरुण राय ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। पिछले ही साल जून के महीने में भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद सुब्रत पाठक के साथ जो है करीब 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले के भीतर। वहां की मंडी समिति थाने के भीतर घुस करके पुलिस प्रशासन को मारा पीटा गया था। थाने में पुलिस पीटी गई भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके समर्थकों के हाथों। घटना के बाद एसआईटी का गठन भी कर दिया गया, लेकिन इस केस के भीतर अभी तक क्या हुआ इस बात की जानकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन को यह बात बताना चाहिए। कार्रवाई के नाम पे मुकदमा एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे क्या कुछ हुआ, क्या सांसद के खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई की गई, उस समय की खबरों के अनुसार कन्नौज की एक पुलिस टीम ने भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रत पाठक और उनके साथियों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने थाने के भीतर पहुंचकर हमला कर दिया, गालियां दी। उस समय के मीडिया रिपोर्ट के भीतर जो खबर होती है कि कन्नौज के पुलिस ने अपहरण के एक मामले में उन्नाव पुलिस की मदद किया और कन्नौज के 4 लोगों की गिरफ्तारी करवाई। इन सारे लोगों में कथित तौर पर सांसद के लोग शामिल होते हैं। पुलिस की खुद की शिकायत होती है कि सांसद सुब्रत पाठक ने फोन पर चौकी इंचार्ज को धमकी दिया कि दबिश टीम को वापस बुला ले, नहीं तो जला डालूंगा। उस समय एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें सुब्रत पाठक जो है कथित तौर पर दारुआ को थप्पड़ मारते हैं। 7 पुलिस वाले उस हमले में घायल हुए थे। अब ये सब कुछ किसको याद होगा? भारतीय जनता पार्टी के सांसद कानून हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थाने में गोलियां चला रही। कानून जब आरएसएस के दूसरे संगठन पे जब हाथ डालेगा तो उसी पे आरोप लगने लग जाएगा। मुरादाबाद के भीतर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को जब पकड़ा गौकसी के, जिस पर गंभीर आरोप होता है, उसने कथित तौर पर गौकसी करवा दी जिसके भीतर इलाके में तनाव पैदा हो जाए। पुलिस प्रशासन के पीछे खड़े इन सारे नौजवानों ने उत्तर प्रदेश के शांति व्यवस्था में आग लगाने का काम कर दिया। इनके नाम होता है रमन चौधरी, मोनू बिश्नोई और राजीव चौधरी, जो बजरंग दल के मोनू बिश्नोई मुरादाबाद बजरंग दल के शाखा का जिला अध्यक्ष कहा जाता है। पुलिस प्रशासन का आरोप होता है कि एक थानेदार का तबादला कराने के लिए मोनू बिश्नोई ने एक साजिश रची थी। पहले कांवर पथ पर गाय की खाल और सर फेंकवाया। फिर पुलिस को इस बात पर शक जब हो गया कि गौकसी वहां पर नहीं हुई है, कहीं से चीजें ला करके वहां पर फेंकने की कोशिशें की गई है। ये घटना 16 जनवरी की कही जाती है। फिर 29 जनवरी की एक और घटना होती है। जंगल में गौकसी की खबर मिलती है पुलिस प्रशासन को। वहां पुलिस पहुंच जाती है तो वहां पे एक पैंट मिलता है और एक पर्स उसके भीतर होता है जिसमें महमूद का मोबाइल नंबर और उसका फोटो होता है। पुलिस प्रशासन को फिर शक हो जाता है कि इस प्रकार से कोई क्यों करेगा। जांच इसके बाद शुरू कर दी जाती है। फिर मोनू बिश्नोई, राजीव चौधरी, रमन चौधरी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। इन तीनों ने अपने काम में शहाबुद्दीन को भी शामिल किया था। वो अभी पकड़ में आ जाते हैं पुलिस के। शहाबुद्दीन को महमूद से बदला लेना था और मोनू को थानेदार का तबादला करवाना था। दोनों मिल गए और इसके लिए गाय की बलि चढ़ा दी गई। पुलिस प्रशासन के बयान उनके ट्विटर हैंडल पर भी मौजूद होता है। लोगों का नाम प्रकाश माया, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना काट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया। थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया
और इसमें शहाबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। तो गाय को भी इन्होंने जो एक बिमला देवी नाम की महिला है उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना है ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत। अब गाय चोरी की गई, उसकी हत्या भी करवा दिया गया। मोनू बिश्नोई, राजीव चौधरी, उनके ऊपर कथित आरोप है इनके ऊपर। क्या ये सब कर घटना का अंजाम देने में उन्हें डर नहीं लगा? बजरंग दल के जिला प्रमुख को इतना हिम्मत कहां से आया? घटना अपने आप में बहुत विचित्र होता है। एक मुसलमान किसी मुसलमान को फंसाने के लिए गौ हत्या के खेल में शामिल हो जाता है और 3 हिंदू थानेदार को हटवाने के चक्कर में गौ हत्या का खेल का सहारा ले लेता है। इन दोनों को पता होता है कि गाय का मामला संवेदनशील हो जाता है और लोग इससे जुड़े हुए मामले में जल्दी उग्र हो जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। थाने के भीतर तनाव फैल जाता है, इलाके के भीतर कई तरह की घटनाएं भी घट जाती है। थाने के भीतर बजरंग दल का दबाव भी थाने पे होने लगता है। उसका कार्यकर्ता अवैध काम के लिए पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने लगता है, ऐसा पुलिस ने दावा करता है। पुलिस ने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन अब बजरंग दल पुलिस के ही खिलाफ खड़ा हो गया है। अब बजरंग दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई। गौरव भटनागर नाम के प्रांत संयोजक ने पुलिस के ऊपर एक गंभीर आरोप तक लगा दिया कि पुलिस प्रशासन ने साजिश के तहत उनके कार्यकर्ताओं को फंसा दिया है। उनके आक्रामकता से साफ पता चलता है कि पुलिस के लिए यह काम कितना मुश्किल हो जाएगा। क्या सरकार अपने पुलिस का साथ देगी या फिर बजरंग दल के दबाव में पुलिस प्रशासन को ही एक्शन के लिए दोषी ठहरा देगी? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अपने ही सरकार की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है? जब यही पुलिस किसी दूसरे धार्मिक समुदाय के घरों में बिना अदालत से दोष साबित हुए बुलडोजर लेकर के पहुंच जाती है, घरों को तोड़ देती है, तब क्या गौरव भटनागर को इस पुलिस प्रशासन के ऊपर शक नहीं होता? लेकिन जब यही पुलिस प्रशासन बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेती है तो गौरव भटनागर को पुलिस प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। ने देखा होगा, कल आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के संज्ञान में सही चीज आई होगी कि बजरंग दल और विष्णु परिषद जो गौरक्षा करता है, गौरक्षा के लिए रात को 12-12 बजे और सुबह 3-3, 4-4 बजे अपनी चौकियां लगा करके अपने मुखबिरों को सक्रिय कर करके और गौरक्षा करता है और गौकशी को रोकता है। ऐसे विष्णु परिषद बजरंग दल जिसके 64 देशों में अपने संगठन का नेतृत्व है, संगठन उपस्थित है और ऐसे संगठन पर पुलिस द्वारा ये गौकशी के आरोप लगाए गए हैं। आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा, जबकि हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल निर्दोष हैं। हमारे कर्ता की कोई सीडीआर पुलिस कह रही है कि 1 घंटा पहले कि सीडीआर पुलिस के पास है, कोई सीडीआर पुलिस के पास नहीं है। सवाल उठता है कि गौरक्षा का ये काम बजरंग दल को किसने सौंपा, क्यों कर रहा है, वो किस तरह की चौकियां लगा करके जांच कर रहा है? पुलिस प्रशासन ये काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार का काम ये सब होना चाहिए, उसने कानून बनाया है। पुलिस आरोप लगाती है कि बजरंग दल के कुछ लोग अवैध घटना का अंजाम देने के लिए उसके ऊपर दबाव डालते हैं। बजरंग दल का कहना होता है शहाबुद्दीन और जमशेद ने सब कुछ किया, मोनू बिश्नोई निर्दोष है। शहाबुद्दीन रमन के संपर्क में था, उसका बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं। रमन का बजरंग दल के लोग इलाके के भीतर गौ हत्या रोकने में पुलिस पर नाकामी का आरोप लगा रहे थे। पुलिस बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के आपराधिक इतिहास भी गिना रही है। जा रहे हैं इनमें से जो रमन चौधरी है, इनके विरुद्ध पहले भी 2021 में 366 का मुकदमा है। राजीव चौधरी है, इनके विरुद्ध 2019 में 147, 48 और 427, 506, 506 का मुकदमा है। 2019 में इनके ऊपर 323, 452, 504, 506 का मुकदमा है। फिर 2019 में 147, 48, 452 का एक और मुकदमा इनके विरुद्ध है। और इसी तरीके से जो मोनू बिश्नोई हैं, इनके विरुद्ध 2015 में एक मुकदमा है 147, 49, 323, 504 का। और 2023 में इनके ऊपर थाना काट में 147, 304, 323, 506 का एक मुकदमा है। और 2022 में भी इनके द्वारा एक घटना काट में की गई थी, वो इनके ऊपर मुकदमे है। तो इस तरीके से ये मूल रूप से ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और
इस तरीके से जो अपनी गतिविधियों में करते हुए वहाँ पे थाने पे और जो बाकी आना जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे अपना दबाव बनाने का काम करते हैं। पुलिस प्रशासन ने जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो अपने ओर से संगठन का नाम नहीं लिया था। पुलिस प्रशासन कहा था कि जांच कर रहे हैं, इसमें इतनी सारी जांचें हो गई, इतने सारे लोग पकड़े गए। क्या पुलिस प्रशासन को ये बात पता ही नहीं चला क्या ये लोग किस संगठन से है? लेकिन बजरंग दल ने मोनू बिश्नोई को अपना कार्यकर्ता बताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोनू बिश्नोई को जिला प्रमुख बताया जा रहा है बजरंग दल का, और इसके फेसबुक पे भी एक लिखा होता है कि जिला धर्म प्रचार प्रमुख। इन सारे संगठनों में पदों के नाम को देखिए, हर दूसरे को प्रमुख बनाया जाता है। जिला धर्म प्रचार प्रमुख, और काम इनका होता है ऐसा। पहले से ही अपराध करता रहा है, जो पुलिस प्रशासन बताए भी, कई मुकदमे होते हैं, खुद को जिला धर्म प्रचार प्रमुख बता देता है। पुलिस प्रशासन पुराने आरोप का हवाला देते हुए बताया है, तो कुछ रिकॉर्ड से भी देता है। जा रहे हैं इनमें से जो रमन चौधरी है, इनके विरुद्ध पहले भी 2021 में 366 का मुकदमा है। राजीव चौधरी है, इनके विरुद्ध 2019 में 147, 48 और 427, 506, 506 का मुकदमा है। 2019 में इनके ऊपर 323, 452, 504, 506 का मुकदमा है। फिर 2019 में 147, 48, 452 का एक और मुकदमा इनके विरुद्ध है। सोचने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ के राज में क्या कोई पुलिस बजरंग दल के नेता को फंसाने की प्रयास करेगी? जब ईडी की हिम्मत नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के तरफ पहुंचने की, तो कहां बजरंग दल के नेताओं को पुलिस उठा करके जेल में डाल देगी और तरह तरह के आरोप उस पर मट देगी। ये सच है कि काफी सारे लोग धर्म की रक्षा के नाम पर इस तरह के संगठनों से जुड़ जाते हैं। उनको इस बात की पता ही नहीं होती कि इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग संगठन के भीतर पहले से सक्रिय हो भी सकते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में आकर के नए नौजवान अपराध की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं। इस तरह की खबरें अगर सामने न आए तो न जाने कितने लोग आपस में इस तरह की घटनाओं को लेकर के आपस में तू मैं करते रहते हैं। इसी तू मैं के बहस से हाउसिंग सोसाइटी के भीतर दंगों के समर्थक पैदा हो जाते हैं। आज साधारण लड़कों को दंगाई और अपराधियों बना दिया जाता है। धर्म की राजनीति का यह नतीजा होता है कि लोगों को भड़काने की, उकसाने की धर्म का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में आपराधिक किस्म के लड़कों के ऊपर इस तरह की राजनीति खड़ी कर दी जाती है, क्योंकि सड़क के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी वाला कोई भी नहीं हो जाता है। गाय की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के नाम पर इसी प्रकार के लड़के वहां उपस्थित होते हैं, जो अपने अपराध के लिए एक दिन गाय का ही इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पिछले साल आगरा में एक घटना एक और आई थी इसी प्रकार के। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 4 सदस्यों ने गौ हत्या को लेकर के एक फर्जी एफआईआर दर्ज करवाया था और एक मुसलमान को आरोपी बता दिया था। इस मामले में संजय जाट को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये पूरा सा एक कैसे टेक्निक बन जाता है कि गौ किसी को अफवाह बनाओ और फर्जी केस लगाओ, और पुरानों खबरों को अगर देखेंगे तो ऐसे कई सारे घटना आपको सामने दिखाई पड़ेगा। इस तरह के तथ्यों को पता है कि आपकी आस्था है और आस्था को लेकर के आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस तरह की साजिश रच दी जाती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।